हेलो एवरीबॉडी। सो मोस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सही है यार, सुना होगा ना, एसआईपी करो, रिटर्न्स जनरेट करो। आप ये देखो इनकी हालत क्या है इस टाइम पे कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो अंडर परफॉर्म कर सके, कम रिटर्न बनाने के लिए 40% अपने कैपिटल का दे दे रहे हैं फंड मैनेजर्स को। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप ये डेटा देखो। म्यूचुअल फंड हाउसेज हमेशा वर्च्यूज के बारे में बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट करो भाई, एंड एड्स आते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड सही है, हर चीज़ है। लेकिन आप ये देखो म्यूचुअल फंड, ये एनालिसिस आया डेटा का एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का, दिखा रहा है कि जितने एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है ना, वो 10 साल में कोई अल्फा जनरेट ही नहीं कर पाए हैं। उल्टा और कम रिटर्न देने के पैसे ले रहे हैं, कंसिस्टेंटली कम रिटर्न देने के पैसे ले रहे हैं मार्केट से। तो लार्ज कैप कैटेगरी इसीलिए क्योंकि सबसे बड़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट की कैटेगरी है। इसमें 34 एक्टिव स्कीम है और इसमें से 23 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगर आप देखोगे वो आपको देखने को मिल जाएगा पिछले 10 साल का। अब इसमें से सिर्फ 3 ऐसी स्कीम है जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। मतलब कि आप कुछ नहीं, किसी म्यूचुअल फंड को फीस देने की जरूरत नहीं थी, ऐसी कोई निफ्टी का ईटीएफ लेके रख देते तो उसमें से सिर्फ 3 उस ईटीएफ को बीट कर पाती जिसमें आपको कुछ नहीं करना था। तो आप पैसा इसलिए दे रहे हो ताकि ये बिलो एवरेज परफॉर्म कर पाए, बेसिकली दैट्स इट। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 6 स्कीम्स ऐसी है तो जिन्होंने बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है और ऑन एन एवरेज इन्होंने 11.5% का रिटर्न दिया है ओवर द पास्ट डेकेड, और ये लोअर है देन 12.8%, ऑलमोस्ट 13% जो बेंचमार्क्स दे रहे हैं, जैसे कि BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स या NSE टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब इसमें और भी डेटा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं असली और बेटर एनालिसिस जो इस आर्टिकल से आपको ज़्यादा इंसाइट्स दे पाएगा। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे ग्लोबली भी, अगर आप देखोगे कोई कैटेगरी नहीं इंक्लूडिंग इंडिया जहां पे एक्टिव फंड मैनेजर ने, किसी मैनेजर ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया हो, मतलब अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न निकाल दिया हो। ऐसे फंड्स ही नहीं है भाई। अगर कंसिस्टेंटली आप देखोगे पिछले 15-20 साल का डेटा निकाल के, और अंडर परफॉर्मेंस देखो, ये टेबल बता रहा है कि कितने परसेंटेज एक्टिव फर्म है जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को ओवर की टाइम होराइजन। तो आप ये देखो 1 ईयर में 81.5% फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 10 साल में 84%, ये लार्ज कैप की बात कर रहा हूं। डेट बॉन्ड में तो 97% अंडर परफॉर्म करते हैं, ELSS में 78%, मिड कैप स्मॉल कैप में 79%। तो कैटेगरी बाय कैटेगरी अगर आप देखोगे ना, तो लार्ज कैप कैटेगरी में तो आप भूल जाओ कि आपको अल्फा मिलना है। अल्फा का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लार्ज कैप फंड में लगा रहे हो तो उसको आप कंपेयर करोगे निफ्टी से, निफ्टी में लार्ज कैप कंपनीज हैं तो उसके अबव निफ्टी से ज्यादा रिटर्न निकाल ही नहीं पा रहे, डेड है इनका रिटर्न, ठीक है। ओवर पिछले 10 साल अगर आप देखोगे तो 84 आउट ऑफ 100 एक्टिव लार्ज कैप फंड जो है वो सिंपल इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 0.1% होती है। और ये लोग 10 से 20 साल में 20 से 40% आपका पूरे कैपिटल का 20 से 40% आपसे फीस में ले लेता है, ठीक है। तो आप ये देखो इनका एक्सपेंस रेशियो ही करीब 1% होता है, जो कंपाउंड होता रहता है और 102% का जो एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड का, वो इतना रिटर्न जनरेट कर देता है म्यूचुअल फंड्स के लिए कि वो तो अपनी लाइफ उनकी सेट हो जाती है। लेकिन लोग जितने भी हैं वो बेवकूफ़ों की तरह वहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग हाइप की वजह से वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं कि सही है, एंड दे आर एक्चुअली लूजिंग मनी। वो खाली ETF में लगा देते तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इतना कम होता कि वो ज़्यादा पैसे कमा लेते। मिड कैप स्मॉल कैप की भी थोड़ी अगर आप देखोगे हालत सही है, तो 79% फंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे कंबाइंड कैटेगरी में तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप। तो लार्ज कैप की तो सबसे बुरी हालत है, और सबसे बढ़िया कौन सा रहा यहाँ पे ELSS रहा है। सिर्फ 45% अंडर परफॉर्मेंस रेट रही है इनकी अपने बेंचमार्क से। सबका बेंचमार्क अलग होता है, सबको निफ्टी से नहीं कंपेयर करोगे। स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया तो स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करोगे। तो ELSS और जितने भी फंड है इनको अपने कैटेगरी से आप अगर कंपेयर करोगे तो इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ एक्टिव फंड में फीस दे करके किसी मैनेजर को पैसा लगाना एक्चुअली बेनिफिशियल था अगर आपने ELSS में लगाया, लेकिन वो लार्ज कैप मिड कैप में तो कोई बेनिफिट वहां मिला ही नहीं, आप ऐसे समझो। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, 30% जो है ना टोटल फंड कैटेगरीज, वो तो पिछले 10 साल में या तो मर्ज हो गई या तो लिक्विडेट हो गई, वो दिख ही नहीं रही हमें। तो उनका फेलियर का जो डेटा है वो गायब हो चुका है, समझ रहे हो आप। तो डेटा ये जो दिख रहा है ना, ये जो सिचुएशन है उससे काफी बेटर दिख रहा है, रियल सिचुएशन इससे भी बुरी थी। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग स्पेसिफिकली इतना इनके फेवर में रहता है, इनके कोई क्रिटिक्स नहीं है। अगर आप देखोगे ऑनलाइन तो कहीं ना कहीं
एक नॉर्मल आदमी जो थोड़ा सा भी एसआईपी शुरू कर रहा है कोविड के बाद से स्पेसिफिकली कल्चर आया है, तो वो यहीं पर पैसे लगा करके म्यूचुअल फंड्स को फीस दे दे करके अपने सारे रिटर्न्स गायब कर देता है। सो ये है हालत, असली सच्चाई है म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप देखोगे जहाँ पे ये फिगर आउट करना कि म्यूचुअल फंड्स कौन सा सही है इज वेरी डिफिकल्ट। हर एक इंसान बोल रहा है दैट आई विल हेल्प यू आउट, और उनको खुद नहीं पता, उनके खुद के म्यूचुअल फंड्स निकाल के पूछना कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक बार बता तो दो। सबसे बढ़िया तो यही रहेगा, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि यहाँ पे लोगों की आंखें खुले, और ये जो मार्केटिंग हाइप चल रहा है, इतना ज़्यादा स्पॉन्सर्ड चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा भी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो बाइक मेकर्स अगर आप देखोगे, दे आर स्ट्रगलिंग टू डेंट रॉयल एनफील्ड एंड 250 to 350 सीसी गैप। कितनी मोटरसाइकिल आ गई 250 से 300 सीसी में? ट्रायम्फ है, जावा है, एसडी है, बीएसए आ गई है, इसके अलावा बजाज यहाँ पे है, केटीएम है, राइट? सब लोग हैं। अब तो BMW मोटराड आ गया है, यामाहा भी है मेरे ख्याल से, मैंने आए हम सारे नाम ले लूँगे, टीवीएस को भूल गया था, वो भी है। अब आप देखो कि ये जो सेगमेंट है ना, 26-26.5% की ग्रोथ आई है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आई है, बहुत ही बढ़िया उमदा ग्रोथ। लेकिन 100 में से 93% जो गाड़ियां बिक रही है ना, 93 गाड़ियां बिक रही है, वो अभी भी एक ही कंपनी बेच रही है जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड। यस, तो राइवल मैन्युफैक्चरर्स जो है इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ 7% मार्केट शेयर के लिए, जहां 93% शेयर लेके बैठी हुई एक कंपनी, दैट इज रॉयल एनफील्ड। एंड होंडा अगर आप देखोगे, इन्होंने 56,700 यूनिट्स बेची है, अप फ्रॉम 42,900, तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रही। टीवीएस ने ऑलमोस्ट डबल कर लिया अपने वॉल्यूम को टू 9,700। बजाज अगर आप देखोगे, ये भी न्यू एंट्रेंट है, इसने 3500 यूनिट्स बेच दिए। कावासाकी ने 1470 यूनिट्स बेची है। यामाहा ने भी यहाँ पे डिसेंट ग्रोथ दिखाई है। सॉरी, यामाहा में तो डिक्लाइन आया उल्टा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो रॉयल एनफील्ड ने ऐसी पोजिशन एंट्रेंच कर ली है ना लोगों के दिमाग में। और रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी लिस्टेड है अगर आप देखोगे, जिसका नाम है आइशर मोटर। शायद सबने नाम भी सुना होगा आइशर मोटर का। तो आइशर मोटर लिस्टेड कंपनी है जो ओन करती है रॉयल एनफील्ड को, और इसकी पूरी ग्रोथ की मैं यहाँ पे जो क्रेडिट दूंगा ना, वो रॉयल एनफील्ड को दूंगा, जो इस कंपनी ने आज तक ग्रो किया है, जितना बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। और एनालिस्ट का ये कहना है कि रॉयल एनफील्ड यहाँ पे बहुत मुश्किल बना देता है अपने कंपटीटर्स के लिए स्केल करना। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है अराउंड क्लासिक एंड हेरिटेज मोटरसाइकिल्स। तो प्राइसिंग भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है चैलेंजर्स के लिए, और सेवरल कंपीटिंग मॉडल्स हैं जो पोजीशन है प्रीमियम, जहाँ पे नैरो किया है इन्होंने अपने अपील को अमंग फर्स्ट टाइम अपग्रेडर्स। तो रॉयल एनफील्ड इन कॉन्ट्रास्ट ऑफर करता है वाइडर प्राइस बैंड है, बहुत मॉडल्स हैं, बढ़िया, हर जगह इनका शोरूम और सर्विस सेंटर है, पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें कहने के बड़ा कंफर्ट देती है इतना 2.5-3 लाख रुपए लगाते हुए कि यार आई नो इस कंपनी में मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। सो इससे बेटर मोटरसाइकिल्स हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन वो कंफर्ट 2.5-3 लाख रुपए खर्च करते टाइम मे बी सिर्फ रॉयल एनफील्ड दे पा रही है, बाकी कंपनीज अभी नहीं दे पा रहे हैं। चाइना ने यहाँ देखो एक नया ही काम कर दिया। मेटा ने एक स्टार्टअप को एक्वायर किया था जिसका नाम था मानस, ठीक है, और ये चाइनीज एआई स्टार्टअप था, और $2 बिलियन प्लस की डील थी ये, ठीक है। अब मेटा ने एक्वायर कर लिया, और यहाँ पे ये बात बीजिंग को, चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो चाइना ने बोला इसको पूरा रिवर्स करो, हम नहीं बेचने देंगे। यस, इन्होंने टाइटन कर दिया स्क्रूटनी ऑफ यूएस इन्वेस्टमेंट्स इन डोमेस्टिक स्टार्टअप। अब क्योंकि ये कम्पीट कर रहे हैं यूएस से, अपने आप को कंप्यूटर मानते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारा कंपटीशन है, तो इन्होंने कहा है कि हम प्रोहिबिट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट मानस में अकॉर्डिंग विथ हमारे लॉज और रेगुलेशन जो भी है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे इन दिस सेल, इन जनवरी इन्होंने किया था। एंड मानस के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एग्जिट कर दिया है कंपनी को आफ्टर फेसबुक ओनर मेटा ने इसे टेक ओवर किया। तो चाइना रेयरली ऐसा करता है कि कॉर्पोरेट डील को रिवर्स कर देगा, अनवाउंड कर देगा कंप्लीशन और साइन के बाद। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हमारा एआई से रिलेटेड जो स्टार्टअप है, जहाँ पे हमारे पास एज थी, वो कोई यूएस की कंपनी एक्वायर कर ले। तो $75 मिलियन फंड रेजिंग मिला था इन्हें यूएस वेंचर फर्म बेंचमार्क से मई 2025 में, और इन्होंने अपने चाइना ऑफिस को शट डाउन किया जुलाई में और ले ऑफ कर लिया डजन्स ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद ये सिंगापुर शिफ्ट हो गए विदाउट सीकिंग चाइनीज रेगुलेटर्स अप्रूवल। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मानुस का जो पेरेंट था कंपनी बटरफ्लाई इफेक्ट, वो रीइनकॉर्पोरेट हुआ सिंगापुर में, और यूएस इन्वेस्टमेंट को बाईपास, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस जो थे चाइनीज एआई फर्म्स में, उसको बाईपास करके यूएस ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये ऑलरेडी इनका स्टाफ मूव इन कर चुका है मेटा के सिंगापुर ऑफिसेज में, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं डिस्पाइट द एग्जिट बैन्स ऑन 2 एग्जीक्यूटिव्स। तो
चाइना का जो रिक्वेस्ट है टू अनवाइंड द मानुस डील, ये लेटेस्ट हाई प्रोफाइल केस है ऑफ इट ब्लॉकिंग द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। इन्होंने कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है और मेटा ने एक्वायर किया मानुस को ताकि अपनी कैपेबिलिटीज को बूस्ट कर पाए एआई एजेंट्स में और ऐसे टूल्स जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं काफी कॉम्प्लेक्स टास्क देन चैटबॉट जहां पे मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। तो अब देखो कैसी लड़ाई चल रही है। मेटा ने कितना दिमाग लगाया, चाइना से शिफ्ट किया ऑफिस को वहां जाके एक्वायर किया, वहां के एम्प्लॉयज को मूव इन कर लिया मेटा के ऑफिस में एंड पूरी तरीके से जो चाइनीज रेस्ट्रिक्शंस थे उसे बाईपास किया। जब तक चाइना को पता चला कि हो गया है तब तक सारा काम ऑलरेडी हो चुका था। अब जो भी आईपी थी, जो भी टेक्निकल नोहाउ था, वो तो मेटा वैसे भी ले चुका होगा ना। यहाँ पे आप ये सोचो, उसको जो चाहिए वो तो मिल गया है। अब ये डील रिवर्स भी करेगा चाइना तो इससे क्या कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? नहीं, बट वो एग्जाम्पल के लिए कर रहा है कि आगे कोई ऐसा ना करे। दैट्स इट। चाइना एग्जाम्पल सेट करता है ऐसे केसेस में एंड ये यहाँ पे वही करता हुआ हमें नजर आ रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट अनदर आर्टिकल और ये है एफपीआईज और एफआईएस के बारे में। अगर आप देखोगे तो एफपीआईज है, इन्होंने अपने स्टेक को कट किया है 35 निफ्टी कंपनीज में। तो निफ्टी हमारा इंडेक्स है, निफ्टी 50 कंपनीज होती है इसमें, और इसमें से 35 में हमारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने मार्च के महीने में अपने स्टेक को घटा लिया। यस, एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगातार अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है इन 38 निफ्टी 50 स्टॉक्स में अप टू 5.12%। तो टॉप 5 सेल कौन से रहे इनका? हेल्थ केयर में मैक्स हेल्थ केयर रहा है, जोमेटो इटर्नल रहा है, इंडिगो तो रहना ही था यार, इंटरग्लोब एविएशन, एचडीएफसी बैंक रहा और कोटक महिंद्रा बैंक। ये जो 5 कंपनीज रही हैं सबसे ज्यादा इन्होंने इसमें बिकवाली की। और टॉप 5 बाइज कौन से रहे? इन्होंने बाई देखो कहाँ किया है, हिंडाल्को में बाइंग करी, टाटा स्टील में बाइंग करी, एसबीआई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएल और जियो फाइनेंशियल में अच्छी खासी बाइंग आई है इनके। टॉप 5 सेल अगर डीआई के देखोगे तो आप ये रहे, हिंडाल्को, जियो, एसबीआई, ग्रासिम और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड टॉप 5 बाइज डीआई के कौन से रहे? मैक्स हेल्थकेयर, कोटक महिंद्रा, इटर्नल, इंटरग्लोब एविएशन और एचडीएफसी बैंक। सो इन्होंने सिंपली ऑफसेट किया। आप देखो डीआईएस ने एफआई से वो बाय कर लिया जो एफआईएस बेच रहे थे एंड इसका बिल्कुल रिवर्स हुआ है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है ना कि इंडिया इनकॉर्पोरेशन जो इंडियन कंपनीज है इनके अर्निंग्स जो फॉरकास्ट है वो बता रहे हैं कि अगले क्वार्टर की परफॉर्मेंस आने वाली है बेकार। अब जो हमारे न्यूज़पेपर की वीडियोस देख रहे होंगे उन्हें ऑलरेडी पता होगा, ये हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले क्वार्टर में असली चीज़ समझ में आएगी कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कितना दूध है कितना पानी है हमारी कंपनी के अर्निंग्स में। तो अगर $100 पर बैरल के ऊपर प्राइस रहता है तो मान के चलो अपनी हालत होगी थोड़ी ख़राब, कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी असर आएगा इसका एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा स्ट्रेस आएगा इससे हमारे। तो बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखोगे तो एंड्रयू हॉलैंड जो हेड है न्यू एसेट क्लास के निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट के, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 10 से 12% की अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी हमारी, ठीक है, जो ये वाला साल रहने वाला है बढ़िया रहने वाला है। लेकिन अगर सिचुएशन रिजॉल्व होती है क्विकली तो हमें एक ब्लिप दिखेगा लेकिन हम वापस से 10 से 12% पे आ जाएंगे। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अगले कुछ क्वार्टर में हम लोग 6 से 10% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करो। बहुत बड़ा ब्रैकेट दिया यार, 5 से 6%, 7% बोलना चाह रहे होंगे लेकिन इतना नेगेटिव नहीं बोलना चाहते होंगे कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो एसआईपी बंद कर दे। अब देखो एज अ बिजनेसमैन आपको सोचना होगा ना कि कहीं मैं बोल रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्ट बिकना ना बंद हो जाए अगर मैं नेगेटिव बोल दूँ मार्केट के बारे में। तो एसआईपी तो चलते रहनी चाहिए। तो मार्केट के बारे में नेगेटिव पिक्चर कभी भी क्लियर नहीं आता यूजुअली अगर आप देखोगे। और कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट है इनके हिसाब से मॉडेस्ट ग्रोथ यहाँ पे रहा है 1.7% का और इंक्रीज हुआ 8.6% ईयर ऑन ईयर Q3 FY26 में। तो क्रूड ऑयल ऐसे ही चलता रहेगा। डील इनके बीच में जो है पता नहीं दोनों जोकर्स के बीच में डील होगी नहीं होगी, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, राइट। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी रहेगी ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जेपी मॉर्गन से लेके जितने भी एनालिस्ट हैं दे आर फ्लैगिंग रिस्क टू कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हमें देखने को मिलेगा अगले फ्यू क्वार्टर्स में। सो बी रेडी, अपनी कंपनी जहां भी इन्वेस्ट की है हो सकता है वहां पे उनकी अर्निंग्स इस बार वो ना आए और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ना हो, ठीक है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अब एडिटोरियल आर्टिकल था मैंने लास्ट के लिए रखा था, व्हाई अ फ्री फ्लोटिंग रुपी इज रिस्की। फ्री फ्लोटिंग रुपी रिस्की क्यों है? फ्री फ्लोट होता क्या है ना, जहां पे आरबीआई और गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं कर रही है, बायर और सेलर, ठीक है, डिमांड और सप्लाई प्योरली डिसाइड कर रहा है कि इस टाइम पे रुपया मैं किस दाम पे लूंगा किस दाम पे बेचूंगा। दैट इज कॉल्ड फ्री फ्लोट। ना किसी से पैक्ड है आपकी करेंसी, ना कंट्रोल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब हालांकि रुपया रेगुलेटेड है बट मार्केट में फ्री फ्लोट है। अब रुपया अगर आप देखोगे तो 88.49 से आ चुका है 95 पे, ठीक है। ये बात कर रहा हूं मैं नवंबर से मार्च की, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब आप देखो यहाँ पे रिकवरी आई और रिकवरी भी कोई खास नहीं आई, 1 रुपए की रिकवरी आई है, ठीक है, 90 पैसे की। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आरबीआई को ना रुपए को यार अब छोड़ देना चाहिए टू मार्केट फोर्सेस। और इन थ्योरी अगर आप देखोगे तो जो फ्री फ्लोट है बड़ा अपियरिंग है।
अपीलिंग है कि आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दो, डिमांड सप्लाई पे छोड़ दो, लेकिन प्रैक्टिस में काम नहीं आएगा। राइटर ये कह रहे हैं क्यों काम नहीं आएगा फ्री फ्लोट। अब इनके 3 मेन प्रेमिसेस हैं जिसके बेसिस पे इन्होंने बोला है। सबसे पहले तो ये बोला है कि प्राइस एडजस्ट करता है टू क्लियर मार्केट थ्रू सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। मतलब कि एक अगर रुपया सस्ता होता है तो हम बोलते हैं यार बढ़िया है ना, रुपया 100 हो जाएगा तो हम और कम्पिटेटिव हो जाएंगे, हमारा सामान और सस्ता हो जाएगा हमारे बायर्स के लिए। यूएस में वही अब 100 रुपये में उनको $1 में अब ज़्यादा रुपया मिल जाएगा, ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, राइट, चाइना से ज़्यादा कम्पिटेटिव हो जाएंगे। अब ये प्रेमिस होता है कि रुपया कमज़ोर होना चाहिए। लेकिन आप ये देखो कि कहीं ना कहीं चीपर रुपये की वजह से आप इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हो। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यूएस को सामान, तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना, चाइना से, वियतनाम से। रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है मेरा, तो वो कितना बढ़ रहा है खर्चा, आप ये देखो सबसे पहले तो, ठीक है। इसके अलावा हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जिसमें हम डिपेंडेंट हैं, जैसे कि ऑयल तो इंपोर्ट करना है, सबसे बड़ा बिल तो वही है हमारा, तो वहाँ हमारी लेने की देनी हो जाती है। इसके अलावा आप बात देखो कि सेकंड जो पॉइंट है इनका, रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट होते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। और थर्ड, ये मॉरल हैजर्ड को प्रिवेंट करता है, बिलीफ की ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स में कि भाई सेंट्रल बैंक आ जाएगा और हमें बचा लेगा, ठीक है। और ये वहाँ काम नहीं करता जहाँ पे कैपिटल फ्लोज डोमिनेट करते हैं ट्रेड को। बहुत सारी कंट्रीज में ना आप देखो, अगर आप लीव कर दो एक्सचेंज रेट को एकदम मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड सप्लाई पे प्योरली, तो इसके वजह से इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके एग्जांपल भी हैं, जैसे कि ब्राज़ील में बहुत महंगा पड़ा था 1999 में, ठीक है। अर्जेंटीना में 2001-2 में जब इन्होंने अबैंडन कर दिया था करेंसी बोर्ड को, अरेंजमेंट को, बहुत इनकी हालत खराब हुई थी। और रशिया में 2014-15 में जब सैंक्शंस हुए थे, ऑयल प्राइस क्रैश हुआ था, तो इनका जो रूबल है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। वहाँ पे बहुत शार्प करेक्शन आया था, स्टॉक से ज़्यादा गिर गया था, आप ऐसे समझो। तो इसीलिए ज़्यादातर सेंट्रल बैंक जो है ना, एडवांस इकोनॉमीज में भी एक्सचेंज रेट को फ्री नहीं छोड़ते हैं। और जो गैप है ना थ्योरी और प्रैक्टिकल में, वो रिफ्लेक्ट होता है आईएमएफ के फंड क्लासिफिकेशन में। सिर्फ 16% जो मेंबर है वो फ्री फ्लोटिंग है, बाकी 84% जो है वहाँ पे फ्री फ्लोटिंग नहीं है। ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट, पेग या बैंड्स। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब जो रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और बेसिकली आप कह सकते जो डॉलर आ रहा है और जो यहाँ पे डॉलर जा रहा है, हमारे लिए तो यही है, राइट। जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मॉडेस्ट है वो, ठीक है। लेकिन जो पोर्टफोलियो फ्लोज है ना और ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी है, इसका मतलब यह है कि रुपया हमारा सेंटिमेंट से चलता है, इमोशन से चलता है, पोजिशनिंग से नहीं चलता कि एक्सपोर्ट इतना हो रहा है, इंपोर्ट इतना हो रहा है तो इसकी वजह से होगा। सब कुछ हम पहले ही फैक्टर इन करते हैं कि ये हुआ है, इसकी वजह से आगे फ्यूचर में होगा, तो इसको डिस्काउंट करने के लिए रुपया आज ही गिर गया 10%, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इमोशन है, स्पेक्यूलेशन है ना, ये तो पूरी तरीके से आपके इमोशंस और आपकी स्ट्रेस कितना आप ज़्यादा, मैं कहूँगा मे बी ओवर एस्टिमेट कर रहे हो रिस्क को, अंडर एस्टिमेट रिस्क को कर रहे हो, ये तो उस पर डिपेंड करता है। तो एक्सचेंज रेट अगर आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दो तो बड़ा रिस्की है वो इंडिया के लिए, इनका ये कहना है। एंड हाई डिपेंडेंस है हमारा एक तो इंपोर्ट पे, कमोडिटीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। तो शार्प अगर रुपए में डिप्रिसिएशन आ गया तो सारी कमोडिटीज़ जो है वो क्या होंगी, महंगी हो जाएगी, इंडिया में एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब आप ये सोचो, इंडियन लोग खरीद रहे हैं इस टाइम पे और 95 पे चल रहा है रुपया डॉलर के अगेंस्ट, खरीद रहे हैं हम लोग डॉलर में। अब वही डॉलर 100 रुपये देकर के मिल रहा है, तो तेल के दाम वही है, कमोडिटी के दाम वही है, पाम ऑयल उतने का ही मिल रहा है, नेचुरल गैस उतने का ही इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियंस को 5 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ रहा है डॉलर के लिए। तो इंडिया में अचानक से महंगाई बढ़ गई, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, क्विकली हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, हम अचानक से 5 रुपए से गरीब हो गए, राइट। यही हुआ इसका मतलब। तो 10% जो डिप्रिसिएशन है ये ऐड करता है अप टू 70 बेसिस पॉइंट। ऑनशोर फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है और डेप्थ नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है ना, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर आप देखो तो मार्केट से निकाल लेते हैं, शेयर मार्केट से, आपने देखा होगा। और $3.4 बिलियन वीक निकाला है ऑन एन एवरेज पिछले 8 हफ्तों में। तो इसको हम एंटायरली टू द मार्केट नहीं छोड़ सकते हैं, रुपया जो है ओवरशूट कर देता है अपने फंडामेंटल्स को। तीसरा इन्होंने ये भी पॉइंट बोला कि जो बिगेस्ट रिस्क है वो है सेल्फ फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस, कि राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस है, लार्ज कैपिटल आउटफ्लोज है, तो इंपोर्टर्स पहले ही क्या करने लगते हैं, कवर करने लगते हैं, एक्सपोर्टर्स पहले ही डिले कर देते हैं एकदम से रिपैट्रिएशन। तो स्पेक्युलेटर्स जो है वो यहाँ पे पहले ही एक्शन लेने लगते हैं, जो इमोशन पे बेस्ड होता है, कंप्लीटली उनके डर पे बेस्ड होता है कि आगे ये ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। तो इससे क्या होता है, फर्दर वीकनेस आती है हमेशा रुपए में ही। तो कोई भी इंस्टेबिलिटी आती है ना, उससे डॉलर का फायदा होगा, रुपए का वीकनेस होगा, रुपए के लिए वीकनेस होगा वो, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि वेस्ट एशिया वॉर के बाद भी यही हुआ है, वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है, प्राइसेस जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए अंडरलाइंग ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट फ्लो से, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ हो गया है शॉर्ट टर्म और सब कुछ हो गया है स्पेकुलेशन, ठीक है। तो
एनडीएफ मार्केट के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया, लेकिन मैं नहीं डिस्कस करूंगा। नॉन डेरिवेटिव्स फॉरवर्ड मार्केट है, ये बाहर है देश से, और वहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो पोजीशनिंग करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को रुपए में बहुत ज्यादा गिरावट या बढ़त आने से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक हेज रुपी एक्सपोजर चाहिए, इनका ही कहना है, जो कि ऑन शोर इंडिया में अगर आप करते हो तो लिमिटेड होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो रिस्क को कहाँ ऑफ शोर किया जाता है? एनडीएफ के थ्रू, ठीक है। मैंने इतना बता दिया कि हेजिंग के लिए यूज होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, इंडिया के बाहर है ये। तो इंडिया में अगर डीपर मार्केट होगा, अच्छा लिक्विड मार्केट होगा, तो ये चीज नहीं होगी, ठीक है। तो आरबीआई को एक्सप्लोर करना होगा किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग उन लोगों के लिए काम जो जेन्युइनली हेज करना चाहता है, दैट्स इट, उनको स्पेकुलेट नहीं करना है। तीसरा इन्होंने भी कहा कि हमें ना अपनी एफडीआई पॉलिसी को भी देखना होगा कि यार ये प्रमोट करे एफडीआई। एक होते हैं एफडीआई, एक हो गया एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैसा आता है कि यार मॉनसून बहुत बढ़िया है, इंडिया में बहुत बढ़िया ग्रोथ होने वाली है, कंजम्पशन बढ़ने वाला है, उन्होंने लगाया। जैसे ही लेकिन गर्मी हुई, मॉनसून अच्छा नहीं हुआ, ये लोग तुरंत निकल लेंगे बेच करके, या मॉनसून सही हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेके निकल लेंगे। ये होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एफडीआई क्या करता है? एफडीआई यहाँ पे 10 साल के लिए पैसा लगाता है, 20 साल के लिए पैसा लगाता है। तो कहीं ना कहीं हमें उनको लाना है, ना कि ये एफपीआईज और ये एफआईज को लाना है जो स्पेक्युलेटर्स हैं। तो गिवन इंडिया का जो हैवी ऑयल डिपेंडेंस है, इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता रहेगा अगर रुपया कमजोर होता रहा तो। इसी तरीके से पोर्टफोलियो फ्लोज अगर आप देखोगे स्टेबल रहे फॉर लॉन्ग, लेकिन ये वॉलेटाइल हो गए हैं रिसेंट ईयर्स में, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड रीसेंट आउटफ्लोज जो रहे हैं ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो गिवन दिस एक्सपीरियंस, हमें वॉलेटाइल पोर्टफोलियोज फ्लो पर काउंट नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसिंग अ स्ट्रक्चरल करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे कैलकुलस में। और रुपए को थोड़ा इंटरनेशनलाइज करो यार, ये कह रहे हैं दूसरी कंट्रीज को प्रमोट करो कि यार आप रुपए में ट्रेड करने की कोशिश करो, लुक्रेटिव बनाओ कि दूसरी कंट्रीज ट्रेड करें रुपए में, जिससे हमारा फायदा होगा। तो इन फ्री फ्लोट थ्योरी में तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहाँ पे कैपिटल फ्लो प्रोफाइल यहाँ पे ऐसा है हमारा, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते इसे, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, एफआईज एफपीआईज ही हिला देते हैं हमारे मार्केट्स को, इतना ज़्यादा पुल कर लेते हैं शेयर मार्केट से कि रुपया कमज़ोर हो जाता है। ऑयल बिल इतना ज़्यादा है हमारा कि ऑयल $10 महंगा हो जाए तो रुपया यहाँ पे डिप्रिशिएट कर जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं अभी। सो दीज आर द पॉइंट्स बाय मिस्टर जनक राज, जो राइटर हैं इस एडिटोरियल आर्टिकल के। थैंक यू सो मच।